गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वहाँ पर हमारा लेक्चर अधूरा रह गया था। हम उसी में आगे बढ़ते हुए फिर से अपनी पंचवर्षीय योजनाओं के जो लक्ष्य दीर्घकालीन निर्धारित किए गए उनका अध्ययन कर रहे हैं। पहला हमारा लक्ष्य समृद्धि का था। समृद्धि से अभिप्राय होता है अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता या वस्तु और सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होना। दूसरे शब्दों में हम कहें तो अर्थव्यवस्था की जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होना। हम इन सब चीज़ों का अध्ययन किताब से करेंगे। सबसे पहला हमारा लक्ष्य समृद्धि है। समृद्धि का अर्थ होता है देश में वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना। इसका अभिप्राय उत्पादक पूंजी के अधिक भंडार या परिवहन, बैंकिंग आदि सहायक सेवाओं का विस्तार या उत्पादक पूंजी और सेवाओं की दक्षता में वृद्धि करना। अर्थशास्त्र की यदि हम भाषा में कहें तो आर्थिक समृद्धि का प्रमाणिक सूचक सकल घरेलू उत्पाद, जैसे हम क्या बोलते हैं, जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन कहलाता है। आर्थिक समृद्धि का प्रमाणिक सूचक सकल घरेलू उत्पाद में निरंतर वृद्धि होता है। जीडीपी क्या है उसकी परिभाषा दे रखी है। एक वर्ष के अंदर एक देश की भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, चाहे प्राथमिक क्रियाओं के तहत हो, चाहे द्वितीयक क्रियाओं के तहत हो, चाहे तृतीयक क्रियाओं के तहत हो, उन सभी वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य ही जीडीपी कहलाता है। यदि हम जीडीपी को क्या मान लें, एक केक मान लेते हैं, यदि जीडीपी को हम एक केक मान लेते हैं तो समृद्धि का अर्थ इसके आकार में वृद्धि होने से होता है। यदि केक का आकार बड़ा होगा, केक आपका देखा हुआ है, खाते भी हो आप, मीठा लगता है, टेस्टी होता है, बर्थडे पर सेलिब्रेट करते हो, अपने हैप्पी मोमेंट को केक की सहायता से सेलिब्रेट किया जाता है, तो केक कुल मिलाकर आपके जीवन में बहुत अधिक महत्व रखता है। यदि हम जीडीपी को केक मान लें तो समृद्धि का अर्थ क्या हो गया, केक के आकार में वृद्धि का होना। केक बड़ा होगा तो अधिक लोग उपभोग कर पाएंगे। यदि भारतीय जनता को अधिक समृद्ध और विविधतापूर्ण जीवन यापन करना है तो वस्तुओं और सेवाओं का अधिक उत्पादन करना आवश्यक होगा। यही समृद्धि कहलाती है। देश का सकल घरेलू उत्पाद देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र से प्राप्त होता है। इन क्षेत्रकों के योगदान से ही अर्थव्यवस्था का ढांचा निर्धारित होता है। कुछ देशों में सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि में कृषि का योगदान अधिक होता है। जीडीपी में सर्वाधिक योगदान कृषि का हो सकता है, उद्योगों का हो सकता है किसी किसी अर्थव्यवस्था में, और किसी अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान भी अधिक हो सकता है। अब हमारे द्वारा आधुनिकीकरण के टॉपिक का अध्ययन किया जाएगा। आधुनिकीकरण होता है बच्चों नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना या उत्पादन कार्य में नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना। पढ़ें इसके अंतर्गत क्या दे रखा है। आधुनिकीकरण के लक्ष्य में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादकों के द्वारा नई प्रौद्योगिकी अपनानी पड़ती है। उदाहरण के लिए किसान के द्वारा पुराने बीजों के स्थान पर नई किस्म के बीजों का प्रयोग करके खेतों के पैदावार को बढ़ाया जा सकता है। उसी प्रकार से एक फैक्ट्री नई मशीनों का प्रयोग करके उत्पादन को बढ़ा सकती है। नई प्रौद्योगिकी को अपनाना ही आधुनिकीकरण कहलाता है। आधुनिकीकरण केवल आर्थिक आधुनिकीकरण से ही नहीं होता है, यह नवीन प्रौद्योगिकी के प्रयोग तक ही सीमित नहीं होता है, बल्कि इसका उद्देश्य सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना भी होता है। जैसे यह स्वीकार करना कि महिलाओं का अधिकार भी पुरुषों के समान होना चाहिए। परंपरागत समाज में नारी का कार्यक्षेत्र घर की सीमाओं तक ही सीमित कर दिया गया था। आधुनिक समाज में नारी की प्रतिभाओं को घर से बाहर बैंकों, कारखानों, विद्यालयों आदि स्थान पर प्रयोग किया जाता है, और ऐसा करने वाला समाज ही अधिकांशतः समृद्ध होता है। इसे ही आधुनिकीकरण में सम्मिलित किया गया है। मतलब आर्थिक आधुनिकीकरण के साथ साथ सामाजिक आधुनिकीकरण को भी हमारे लक्ष्य में शामिल किया गया। तीसरा प्रमुख उद्देश्य आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता से अभिप्राय होता है अर्थव्यवस्था में जो साधन उपलब्ध है
उन्हीं साधनों की सहायता से इस अर्थव्यवस्था में रहने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करना। सेल्फ डिपेंड होम, विदेशों से आयातित वस्तुओं पर डिपेंडता कम करना। पढ़ें इस लक्ष्य को। कोई भी राष्ट्र आधुनिकीकरण और आर्थिक समृद्धि, जो हमारे दोनों लक्ष्य थे, समृद्धि और आधुनिकीकरण, आर्थिक समृद्धि अपने अथवा अन्य राष्ट्रों से आयातित संसाधनों के प्रयोग से कर सकता है। हमारी प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में आत्मनिर्भरता को महत्व दिया गया था, जिसका अर्थ ही है उन चीज़ों के आयात से बचा जाए जिनका देश में उत्पादन संभव था। इस नीति को विशेषकर खाद्यान्न के लिए तक अन्य देशों पर निर्भरता को कम करने के लिए आवश्यक समझा गया था। भारत में जब देश स्वतंत्र हुआ था, खाद्यान्न बहुत कम मात्रा में उत्पादित हो पा रहे थे या उत्पादन क्षमता कृषि क्षेत्र की कम थी, तो हमें विदेशों से आयात करना पड़ता था खाद्यान्न। सबसे पहले आत्मनिर्भरता खाद्यान्नों में ही लाने का प्रयास किया जा रहा था। हाल ही में विदेशी शासन से मुक्त हुए देश के लोगों की आत्मनिर्भरता की नीति को महत्व देना समझा जा सकता है। इसके अतिरिक्त यह आशंका भी की गई थी कि आयातित खाद्यान्न, विदेशी प्रौद्योगिकी और पूंजी पर निर्भरता किसी न किसी रूप में हमारे देश की नीतियों में विदेशी हस्तक्षेप को बढ़ाकर हमारी संप्रभुता में बाधा डाल सकती है। क्योंकि भारत में ब्रिटिशर्स जो आए थे या फ्रांसीसी कंपनियां आई थी, ये व्यापार के उद्देश्य से आई थी और राजनीतिक अस्थिरता का फ़ायदा उठाकर इन्होंने अपना शासन स्थापित किया था और 200 वर्षों के लिए हम गुलाम बनकर रह गए थे। तो अब हम इस तरह का कुछ नहीं चाहते थे कि हमारी निर्भरता विदेशों पे बढ़े, बल्कि हम ये चाहती थी, हमारी सरकार ही चाहती थी कि हम आत्मनिर्भर बने। नेक्स्ट हमारा चौथा मुख्य उद्देश्य समानता है, इक्वलिटी जिसे कहते हैं। इसके अंतर्गत देश के सभी रहने वाले सभी लोगों को अच्छा भोजन, अच्छा आवास, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, अच्छी शिक्षा मिले। पढ़ें इसके अंतर्गत केवल समृद्धि, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता के द्वारा ही जन सामान्य के जीवन में सुधार नहीं आ सकता। किसी भी देश में उच्च समृद्धि दर और विकसित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने के बाद भी अधिकांश लोग गरीब हो सकते हैं। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आर्थिक समृद्धि के लाभ देश के निर्धन वर्ग को भी सुलभ हों, केवल धनी लोगों तक ही सीमित ना हों। अतः समृद्धि, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता के साथ साथ समानता भी महत्वपूर्ण है। प्रत्येक भारतीय को भोजन, अच्छा आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर पाने में समर्थ होना चाहिए और धन संपत्ति के वितरण की असमानताएं भी कम होनी चाहिए। आइए अब हम ये जानने का प्रयास करें कि 1950 से 90 तक के मध्य अवधि में लागू की गई प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में किस प्रकार इन 4 लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास किए तथा कृषि, उद्योग और व्यापार के संदर्भ में ये प्रयास कहाँ तक सफल रहे। वर्ष 1991 के बाद अपनाई गई नीतियों और विकासात्मक मुद्दों के बारे में आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे। बच्चों, आज के लिए इतना ही, कल हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।